स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद एक अगला टॉपिक लेकर आ गए हैं, कूलॉम्स लॉ। बच्चों, कूलॉम्स लॉ क्या है? तो होता यह है कि प्रैक्टिकली ये देखा गया कि दो चार्ज एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। अब वो फोर्स कैसा होता है? वो फोर्स बच्चों अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखा गया कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब दूर हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं, दूर हटाएंगे। ठीक है, ये रिपल्सन शो करते हैं। जबकि अगर दो निगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो ये चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, मींस दूर हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जबकि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, तो बच्चों ये देखा गया कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पास लाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर वो सेम चार्ज है तो एक दूसरे को दूर हटाना चाहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे, नफरत करेंगे, दूर हटाएंगे। बट अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे, पास लाएंगे, एक दूसरे को क्लोज लाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। जो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे आपको पता है ना, आपको पता है कि दो मास भी एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ऐसा आपने पढ़ा था ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि अगर दो मास है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है? Gm1m2/r²। बट बात इतनी है कि जो मास है, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो चार्जेस हैं, जो चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कैसे चार्ज है। अगर वो दोनों चार्ज सिमिलर हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर वो डिसिमिलर चार्जेज हैं, मीन्स एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब डिसिमिलर चार्जेज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जबकि सिमिलर चार्जेज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो सिमिलर चार्जेज में हमेशा रिपल्सन, इसमें भी देखो प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, बट प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। अब ये तो हमको पता चल गया कि भाई ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। बट ये फोर्स कितना लगता है? तो इस बात को कूलॉम जी ने बताया। कूलॉम्स लॉ बच्चों ये बताता है कि द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्टेड बिटवीन टू चार्जेस इन अ गिवन मीडियम। इसका मतलब मीडियम को भी आप बीच में बदल नहीं सकते। अगर एक बार लॉ लगाना शुरू कर दिया तो जो मीडियम होगा आप उसी में कंसिडर कीजिए। ठीक है, मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स वैसे भी चेंज हो जाता है थोड़ा सा। खैर, तो इन्होंने बताया कि द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ये चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब इनका अपना साइज बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, सेम मीडियम में होने चाहिए। मीडियम को सेम रखना है जब तक एक बार लाल ना लग जाए। फिर जब लाल लग आ चुके हैं, अब मीडियम को चेंज कर लेंगे तो फोर्स कुछ और हो जाएगा, फिर मीडियम की डिपेंडेंसी देख लेंगे। ठीक है, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इन रेस्ट, और चार्ज कैसे होने चाहिए?
रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, उनमें मोशन नहीं होना चाहिए। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो दो चार्ज, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर ये चार्ज बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, तो इनमें लगने वाला फोर्स भी बड़ा होगा। अगर इन चार्जेस की वैल्यू छोटी छोटी है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी छोटा होगा। इसका मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं कि अगर 8 कूलाम चार्ज है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अगर यही, ठीक है, 4 कूलाम 3 कूलाम चार्ज रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F डिपेंड्स ऑन Q1 Q2। तो यहाँ पर Q1 Q2 कितना आएगा 64, यहाँ Q1 इंटू Q2 कितना आएगा 12। अगर और छोटा चार्ज कर देंगे तो F डिपेंड्स ऑन, और छोटा हो गया 2 ही बचा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे चार्जेस का प्रोडक्ट घटता जाएगा उन चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी घटती जाएगी, ठीक है। ये कूलाम्स लॉ का पहला स्टेटमेंट था। और इन्होंने बताया एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और इन्होंने क्या बताया, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज is inversely proportional to the square of distance between the charges. It means F is depends on 1/r square, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ा दोगे तो R बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर उनके बीच का सेपरेशन घटा दोगे, कम कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि जो चार्ज पास पास होंगे उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर वो चार्ज दूर दूर रख दिए जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स घट जाएगा, ठीक है। ये कूलाम्स लॉ था। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करते हैं तो हम ये देखते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों जब F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है तो आपको पता है कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल के से। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां स्मॉल के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। स्मॉल के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। फॉर एयर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल के इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज कूलाम्स लॉ। और इसका जो नोटेशन होता है फिजिक्स में वो ऐसा होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर कहते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ द जो फ्री स्पेस होता है ये बताता है कि मीडियम कितना पोलराइज हो जाएगा, मीन्स पोलराइजिबिलिटी को बताता है परमिटिविटी, ठीक है। या ये कह सकते हो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर परमिट करेगा, ये इंफॉर्मेशन देता है परमिटिविटी, ठीक है। और तो एयर के लिए अगर मैं बात करूं तो एयर के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर। और ध्यान रखेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी अपनी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पे बेसिक बात करता हूं कि जैसे एयर में दो चार्जेज हैं उनके बीच ये फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर उन चार्जेज के बीच में कोई मीडियम आ जाए तो क्या होगा? तो अगर कोई बीच में मीडियम आ जाता है, ठीक है, फॉर एनी अदर मीडियम, ठीक है, किसी और मीडियम के लिए अगर बात करें एयर के अलावा, तो बच्चों ये जो स्मॉल के है इसकी वैल्यू लिखते हैं उस सिचुएशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। जहां पर ये जो के है कैपिटल के, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ मीडियम। तो दिस इज कॉल्ड, के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और बच्चों के की वैल्यू जो होती है, सबसे छोटी वैल्यू कैपिटल के की होती है एयर के लिए, कितनी होती है? 1। ठीक है, और के की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। यह किसके लिए होती है? कंडक्टर के लिए। बाकी किसी भी मटेरियल के लिए के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है और इन्फिनिटी से छोटी होती है। कहने का सेंस ये है कि अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं जनरली कि के की वैल्यू बताइए 2/3 या 3/2 माइनस का 3/2 या 0.5, पूछा जाए इसमें से कौन सी के की वैल्यू पॉसिबल है, तो मैंने क्या बोला? के की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और इन्फिनिटी तक हो सकती है, तो 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो बच्चों 2/3 क्या है? लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, ये के की वैल्यू हो सकती कि नहीं हो सकती? सोचिए, 3/2 1 से बड़ी है, यस 1.5, तो ये हो सकती है। ये देखिए माइनस में, तो माइनस का नंबर वैसे भी 0 से छोटा हो गया, और हमने तो बताया के की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, तो ये वाली भी वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है। 0.5 ये भी 1 से छोटा हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज पॉसिबल इन दीज वैल्यूज इज 3/2। इन वैल्यूज में 3/2 ही सही आंसर होगा। खैर, अब हम क्या करते हैं, हम इस मीडियम में दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर ये मीडियम आ गया तो उस समय सोचिए फोर्स कितना हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू देखिए, तो क्या फार्मूला बनेगा बच्चों एफएम की? ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2/R स्क्वायर। अगर आप देखें तो एयर में दो चार्जेस के बीच फोर्स क्या लग रहा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर। बीच में कोई दूसरा मीडियम आ गया, मतलब ये चार्ज वैसे ही रखे हुए थे, Q1 चार्ज था और एक ये Q2 चार्ज था, इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों R थी, और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, कोई भी मीडियम भर दिया। ठीक है, वाटर भी हो सकता है, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 होती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर भर दिया, इसके बीच में फिल कर दिया, तो ये फोर्स क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R स्क्वायर। तो बच्चों यहां से अगर मैं बेसिक बात करता हूं, ठीक है, तो किसी मीडियम में लगने वाले फोर्स और एयर में लगने वाले फोर्स के बीच रिलेशन क्या आ रहा? FA/K। देखिए, अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर मिल गया, क्या बन गया? FA मिल गया। FM इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? FA/K।
बच्चों आपको पता है k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अभी मैंने बताया k की वैल्यू क्या होगी, 1 से हमेशा बड़ी होगी। तो जब ये 1 से ग्रेटर होगी तो यहां से देखिए k की वैल्यू क्या निकलेगी, fm अपान fa, fa अपान fm। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, fa अपान fm इज ग्रेटर देन 1, दिस इंडिकेट fa इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू fm। इसका मतलब दो चार्जेज के बीच एयर में लगने वाला फोर्स ज्यादा होता है किसी और मीडियम में लगने वाले फोर्स से। यहां से बच्चों ये पता चला कि अगर दो चार्ज एयर में हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बीच में कोई भी अदर मीडियम ले आए तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव ही रहेगा, रिपल्सिव है तो रिपल्सिव रहेगा। मतलब अगर वो सिमिलर चार्ज हैं तो रिपेल पहले कर रहे थे तो बाद में भी रिपेल करेंगे। अगर डिसिमिलर चार्ज है मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो उनमें अट्रैक्शन था तो बाद में भी अट्रैक्शन रहेगा, बट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसी मीडियम को रखने पर चार्जेज के बीच उनके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बच्चों हमारा कूलॉम्स लॉ यहां तक हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि कूलॉम्स लॉ की न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों ऐसा है कि अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों आपको पता है कि कूलॉम्स लॉ है क्या, कूलॉम्स लॉ क्या है भाई, इट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहां पर K कांस्टेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ने पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। और न्यूटन्स लॉ क्या है, ये क्या होता है, Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। भाई कूलॉम्स लॉ कब लगता है, दो चार्ज अगर Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हों तो इनके बीच फोर्स क्या लगता है, K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है कि अगर दो मास हैं m1 और m2 और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, एंड दिस इज F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, तो पहली सिमिलरिटी तो आपको साफ दिख रही है कि बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों ही लॉ क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जब कहीं पर कोई फिजिकल क्वांटिटी 1 अपान आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बच्चों इसमें भी 1 अपान आर स्क्वायर है, इसमें भी 1 अपान आर स्क्वायर है। इसका मतलब जो कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स निकल के आता है और न्यूटन्स लॉ से ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आता है, दोनों ही क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि बोथ ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज आती है, ये हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब बच्चों सेकेंड थिंग ये आती है कि बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा क्या हो गया कि बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका मतलब ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें या जिन फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं
तो ये दोनों ही फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल मींस एक पॉइंट से जाने वाले फोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये सपोज करो रिपेल करेगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे रिपेल करेगा, तो यहाँ देखो एक पॉइंट से ऐसे लग रहा है जा रहे हैं। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होते हैं, एक पॉइंट की तरफ लग रहे हैं, पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगर इन दोनों में अट्रैक्शन हो, मान लो एक माइनस का Q1 है और ये माइनस का Q2 प्लस का Q2 है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा, तो ये भी एक पॉइंट की तरफ लगते हुए महसूस होंगे। इसका मतलब बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात यहां पे ये आती है कि ये तो सिमिलरिटीज हो गई। अब तो बच्चों डिफरेंसेस क्या होते हैं कूलाम्स लॉ में और न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में, ये हम लोग देखते हैं। पहला डिफरेंस तो ये निकल के आता है बच्चों कि Fg मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट Fe कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो Fg जो होता है ये क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। जबकि कूलाम्स लॉ से जो फोर्स लगता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर ये दोनों चार्ज क्या है, माइनस है, तो भी ये फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो भी फोर्स रिपल्सिव, दोनों निगेटिव है तो भी फोर्स रिपल्सिव। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। इसका मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, अट्रैक्टिव। दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उनके नेचर पर, चार्जेस के नेचर पर। अगर दोनों चार्ज, ठीक है, दोनों में से एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए और एक चार्ज निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो उनके बीच बच्चों लगने वाला फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। बट अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा हो जाता है बच्चों, रिपल्सिव हो जाता है। या फिर दोनों चार्ज निगेटिव हो जाए तो भी इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा हो जाता है, रिपल्सिव हो जाता है। इसका मतलब हुआ इसमें सिमिलर चार्ज हमेशा क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, जबकि जो डिसिमिलर चार्ज हैं वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब बच्चों दूसरा डिफरेंस क्या आता है, दूसरा डिफरेंस ये आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स आर वेरी स्ट्रांग फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो बच्चों Fe की वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हो, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हो तो इनके बीच क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स का 10 की पावर 43 टाइम्स हो जाता है अप्रॉक्स। कितने टाइम्स हो जाता है,
10⁻43 टाइम्स। सोचिए कितना ज्यादा है। तीसरी बात आती है यहां पे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स हैं वो मीडियम डिपेंडेंट हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं, थर्ड पॉइंट यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। बट ग्रेविटेशन फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। मतलब दो मासेस के बीच में कौन सा मीडियम है, इससे इनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों चार्ज के बीच जो भी मीडियम है उस पर डिपेंडेंसी होती है। अगर उनके बीच का मीडियम जो है वो एयर है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के। अगर उनके बीच कोई और मीडियम आ गया तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बट ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या है, दोनों मासेस के बीच में मीडियम कौन सा, इससे कोई मतलब नहीं, उनके बीच लगने वाला फोर्स ही रहेगा क्या, Gm1m2/r²। ठीक है। अब बच्चों जो हमारा सेकेंड चीज है ये इसको हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि Fe इज वेरी स्ट्रांग इन कंपैरिजन ऑफ Fg। इस चीज को हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स उनके ग्रेविटेशन फोर्स का 43 टाइम्स होता है। तो चलिए देख लेते हैं। बच्चों हम मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और उनको एक दूसरे से r डिस्टेंस पे पुट कर दिया गया। कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। अब आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनका चार्ज होगा एक, कितना होगा, माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इस पे कितना चार्ज होगा, माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जबकि इनका अपना एक मास भी तो होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब चूंकि इन दोनों के पास मास है तो इनमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, Fg लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। ये ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, ये होगा G पहला मास m1 फिर दूसरा मास m2/r²। इसका मतलब ये होगा Gme²/r²। ये Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको मास ऑफ अर्थ ना पढ़ लेना कि जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग Me को मास ऑफ क्या कहते थे, अर्थ कहते थे। यहाँ पे Me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो इनके में चार्ज है, और चार्ज है तो इनमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। तो सीधी सी बात है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा जरा बताइए। तो होता है फार्मूला Q1 की वैल्यू Q2 E/r²। ठीक है। मीन्स Fe आ गया Ke²/r²। हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके बीच में एयर प्रेजेंट है। यहां पे क्या प्रेजेंट है, एयर। अब देखिए हमको इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फोर्स में रिलेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, Fe/Fg फाइंड करेंगे। तो जब Fe/Fg करेंगे तो इधर देखिए क्या आएगा, पहले Fe की वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, Ke²/r²। अपान में Fg की वैल्यू क्या आएगी, Gme²/r²। r² से r² को कैंसिल कर दीजिए तो Fe/Fg की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यह आएगी Ke²/Gme²।
वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, के की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है 9 × 10⁹ ई स्क्वायर, तो 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपान जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, ठीक है, इंटू एमई स्क्वायर। एमई क्या है बच्चों, एमई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए 9.1 × 10⁻31 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे Fe/Fg, तो ये अप्रॉक्स 10⁻43 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स उनके ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻43 टाइम्स होता है। अब ये फोर्स तब लगता है जब दोनों चार्ज के बीच क्या है, एयर है, ठीक है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्जेज of +2 microcoulomb and +6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. If each is given an additional charge -4 microcoulomb, then what will be the new force? Okay, हमसे कहा जा रहा है कि दो चार्ज हैं, ठीक है, एक प्लस का 2 माइक्रोकूलाम है और एक बच्चों 6 माइक्रोकूलाम, ठीक है, और इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, वो हमको नहीं दिया है। कह रहे इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 12 न्यूटन का है और एक ऐसा फोर्स है रिपल्सन है। ये कैसा फोर्स है, रिपल्सन है। अब हमसे कह रहे हैं कि इन दोनों चार्जेज को -4 माइक्रोकूलाम चार्ज दे दिया गया। तो देखिए जब इसको आप -4 कूलाम चार्ज देंगे तो क्या होगा, और जब इसको देंगे तो क्या होगा। जब इसको आप -4 माइक्रोकूलाम देंगे तो प्लस का 2 माइक्रोकूलाम पहले से है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइक्रोकूलाम। भाई प्लस का 2 पहले से, -4 आपने और दिया, तो टोटल कितना आ जाएगा -2 माइक्रोकूलाम। इस तरीके से जब इसको -4 माइक्रोकूलाम चार्ज देंगे तो इस पे चार्ज कितना बचेगा बच्चों, +6 -4 कितना बचेगा, +2 माइक्रोकूलाम। डिस्टेंस तो कुछ कहा नहीं, इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी वही है, r है। तो पूछा गया है कि अब फाइनली इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा फंडा होता है। आपको पहले चार्ज दिए गए हैं, ये Q1 हो गया मान लीजिए, और ये आपका Q2 हो गया। तो पहले फोर्स की आप इक्वेशन लगा लीजिए, क्या आएगा, K Q1 Q2/r², क्योंकि दो चार्ज हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो K Q1 Q2/r²। अब बच्चों क्या होता है कि अगर हम ऐसा सोच लें कि जब -4 माइक्रोकूलाम दोनों को चार्ज दे दिया है, तो ये चार्ज बन गया पहला वाला Q' और ये क्या बन गया Q', ठीक है। तो इस समय इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, वो फोर्स सपोज कर लेते हैं F' सेलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा K Q'/r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लूँ तो मुझे F' की वैल्यू मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, मीन्स F'/F। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए F' की वैल्यू क्या आएगी, K Q'/r², अपान में आएगा K Q1 Q2/r²। देखें K/r² यहाँ पे भी है, K/r² यहाँ पे भी है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि जो बचेगा वो क्या बचेगा, Q'/Q'/Q1 Q2। इसका मतलब F' की वैल्यू आ जाएगी Q'/Q'/Q1 Q2 इंटू F। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ भी दो जगह चार्ज की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ भी चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज की कोई भी यूनिट यहाँ पे आप रख देंगे तो कोई गलत होने वाला नहीं है।
यानी कि क्यू डैश की वैल्यू कितनी रखी 2 माइक्रो कूलाम। देखिए यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये माइनस है ये प्लस है, तो इनके बीच फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन रखने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और क्यू डबल डैश कितना है देखिए 2 माइक्रो कूलाम अपान Q1 कितना है बच्चों 2 माइक्रो कूलाम इंटू Q2 ये कितना है 6 माइक्रो कूलाम। जब और इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 12। देखिए सारे माइक्रो कूलाम कैंसिल हो गए, 2 4 जा ये क्या बचेगा 2 2 जा 4 और अपान में आएगा ये 12, यानी कि ये फाइनली बचेगा 12 इंटू 4 अपान में 12, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 न्यूटन। So the final force acting between the charges will be 12 Newton and this will be attraction force। ये फोर्स कैसा होगा बच्चों, ये अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 identical metallic balls A and B have charges plus 40 microcoulomb and minus 10 microcoulomb respectively. The distance between them is 2 meter. What is the magnitude and type of force acting between them? They are touched to each other and again separated by 2 meter from each other. Calculate the new force between them. What will be the force if one ball is connected to earth? देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 चार्ज हैं, ठीक है, एक है 40 माइक्रोकूलाम का और एक है -10 माइक्रोकूलाम का। ठीक, और इन दोनों चार्जेज का जो सेपरेशन है वो बच्चों कितना गिवन है हमको 2 मीटर। हमसे कहा जा रहा है कि इनके बीच कितना फोर्स और कैसा फोर्स लगेगा। तो देखिए बच्चों आपको पता है अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन, मींस नेचर ऑफ फोर्स हमको मिल गया। ठीक है, कितना होगा, तो इसके लिए हमको फार्मूला पता है कि एक चार्ज को हम अगर Q1 कह दें यानी कि Q1 इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। दूसरे चार्ज को Q2 कह दें तो Q2 कितना हो गया -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, तो फार्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो फार्मूला हम यूज करेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r²। मतलब F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, K Q1 Q2 अपान r²। अब आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो चार्जेस के बीच एयर ही कंसीडर करेंगे नॉर्मल सिचुएशन में। तो K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹, Q1 40 इंटू 10⁻⁻6, Q2 10 इंटू 10⁻⁻6 अपान में r²। r मतलब इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। क्या मैं डायरेक्ट पुट कर लूँ, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि r इज इक्वल टू 2 मीटर है तो स्क्वायर किया 4 आ गया। अब देखिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, सो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 10 और 10 100 हो जाएगा। ये 10 की पावर यहाँ से क्या बचेगा -6 -12, तो 100 की 2 पावर 10 को जब कैंसिल करेगी यानी कि ये बचेगा हमारे पास 9 इंटू 10⁹9, 10⁻2, 10⁻⁻12। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो F की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 0.9 न्यूटन। क्यों, ये देखिए 10⁻⁻1 बचेगी, 9 इंटू 10⁻⁻1 मीन्स 0.9 न्यूटन। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। अब बच्चों सेकेंड हमारे पास केस क्या आ गया कि कह रहे हैं कि अगर इन दोनों बॉल्स को आपस में टच कर दिया जाए, फिर से 2 मीटर का सेपरेशन दे दिया जाए, तो फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए आफ्टर टचिंग
ईच अदर। तो बच्चों आफ्टर टचिंग ऑफ चार्ज्ड बॉल ईच अदर क्या होगा? तो देखिए बच्चों, इसके पास प्लस का 40, इसके पास माइनस का 10 माइक्रोकूलम। चूंकि ये दोनों बॉल जो है वो सेम साइज की हैं, तो जब इन दोनों को टच करेंगे तो कितना चार्ज बनेगा? देखिए टच करने पे कितना चार्ज बनेगा, क्या बनेगा? एक के पास है देखिए 40 माइक्रोकूलम और एक के पास है -10 माइक्रोकूलम। तो ये जब दोनों टच हो जाएंगे तो टोटल चार्ज कितना बनेगा? पहले इसका -10 माइक्रोकूलम, इसके मतलब प्लस का 40 माइक्रोकूलम से -10 माइक्रोकूलम खत्म हो जाएगा, यानी कि इसके पास बचेगा कितना? 30 माइक्रोकूलम। तो ये नेट चार्ज अब आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम। अब जब दोनों बॉल को सेपरेट करेंगे तो जब तक इनके साइज सेम है तब तक ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब साइज डिफरेंट हो जाएंगे तो वो केस भी हम लोग करेंगे सॉल्व, बट उसको हम लोग आफ्टर पोटेंशियल करते हैं। जब हम पोटेंशियल पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब हम वो केस कर सकते हैं। इसका मतलब जब आफ्टर टचिंग हम इनको सेपरेट करेंगे तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा, मीन्स 30 टोटल था तो 15 माइक्रोकूलम इस पे आ जाएगा और 15 माइक्रोकूलम इस पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आफ्टर टचिंग में बात करता हूं तो एक यहां पे बचेगा 15 माइक्रोकूलम, एक यहां पे बचेगा 15 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी 2 मीटर रहेगी। ठीक, अब हमको इनके बीच लगने वाला फोर्स बताना है। तो देखो पहले फोर्स का नेचर कैसा था? पहले फोर्स का नेचर था बच्चों, देखो एक प्लस और एक माइनस था, तो कैसा नेचर था? अट्रैक्शन। ठीक है, अब क्या होगा? एक प्लस और दूसरा भी प्लस, तो ये फोर्स का नेचर अब कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा रिपल्सन का। इसका मतलब अब जो फोर्स निकलेगा F डैश बराबर क्या निकलेगा? K, इसको हम Q डैश कह देते हैं फाइनल चार्ज को, इसको Q डबल डैश। क्या आएगा? Q डैश Q डबल डैश अपान R स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा हमें? कि 9 × 10⁻⁹ Q डैश कितना है? 15 10⁻⁻6। देखिए माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम को जब कूलम में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी निकलेगा 15 × 10⁻⁻6 कूलम। क्या किया गया? माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो F डैश आ गया बच्चों इनटू Q डबल डैश कितना है? वो भी है 15 × 10⁻⁻6 अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर देखिए तो R है डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो F डैश की वैल्यू कितनी आएगी? सोचिए इस सिचुएशन में F डैश की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 15 × 15 करेंगे तो क्या मिलेगा? 225 × 9 225 × 9 इंटू 10 की पावर कितना मिलेगा? देखिए -6 तो ये हो गया माइनस का 12 इंटू 10 की पावर 9 अपान में 4। तो F डैश बराबर आ गया बच्चों 225 इंटू 2.25, अगर इसको डिवाइड करेंगे 2.25 आएगा इंटू 10⁻⁻3। इनको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 0.51 न्यूटन आएगा। सो द फाइनल फोर्स विल बी अप्रॉक्स 0.51 न्यूटन एंड दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि दोनों बाद में क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। तो ये फोर्स कैसा होगा? ये रिपल्सन का फोर्स होगा। So this force will be repulsion in nature. अब बच्चों इसी में एक बात और कह रहे थे, अगर फाइनली जो चार्ज आ गया था, ठीक है, कि 15 माइक्रोकूलम और 15 माइक्रोकूलम, अगर कहा गया था कि इनमें से एक बॉल को, अगर इनमें कहा गया कि इनमें से एक बॉल की अर्थिंग कर दी जाए, तो बच्चों अगर अर्थिंग कर दोगे ना तो एक बात का ध्यान रखना कि अर्थिंग के बाद
नेट चार्ज इस बॉल पे 0 हो जाएगा। तो एक बॉल पे चार्ज 0 हो जाएगा, एक पर 15 माइक्रोकूलम बचेगा। क्यों? क्योंकि अर्थिंग से नेट चार्ज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है उस बॉल पे। तो अर्थिंग करते ही सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना आएगा सोचिए। तो भाई अगर फोर्स लगाओगे तो क्या आएगा? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो एक चार्ज तो 0 हो गया, एक 15 है। इसका मतलब इस समय जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा। तो इस सिचुएशन में दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स 0 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ABCD आर 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A. Equal charges of value Q are placed at 4 corners. Find the force experienced by charge placed at D. ओके, देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक ABCD स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर क्या है? A B C एंड D। कह रहे हैं 4 इक्वल चार्जेस प्लस Q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर। तो प्लस Q चार्ज चारों कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग एट चार्ज प्लेस्ड एट डी। हमको इस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इस प्लस क्यू चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। एक देखिए ए वाला लगाएगा, इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। सी वाला भी एक फोर्स लगाएगा, वो भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। और बी वाला भी इसको क्या करेगा बच्चों? रिपेल करेगा। ठीक है, जबकि उन्होंने इस स्क्वायर की साइड तो ए दे रखी है, तो हम फोर्स सबके बीच में इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इनकी साइड लिख देते हैं कि सबकी साइड क्या है? ए, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी साइडें सेम होंगी। बच्चों ए की वजह से डी पे लगने वाला फोर्स किधर लगेगा? सोचिए, FDA, ये इधर लगेगा। ठीक है, सी की वजह से डी पे लगने वाला फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, FCD। ठीक है, बी की वजह से डी पे लगने वाला फोर्स बच्चों किधर लगेगा? ये भी रिपेल करेगा, तो जस्ट बाहर की तरफ, FBD। ठीक है, तो ए की वजह से डी पे किधर फोर्स लगा? नीचे की तरफ, FDA। सी की वजह से डी पे किधर फोर्स लगा? इधर, FDC। बी की वजह से डी पे किधर फोर्स लगा? इस साइड, और ये लगा FDB। बच्चों हमको अब डी पर लगने वाला नेट फोर्स फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे जरा हम देखते हैं। तो पहले हम इन सबकी वैल्यू लिख लेते हैं कि FDA है कितना भाई? तो FDA मीन्स फोर्स एट डी ड्यू टू ए, ये कितना है बच्चों? K का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, K इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0। जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम K की ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो K Q1 मीन्स Q, Q2 मीन्स Q, फिर से यानी कि Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। ये D पर A की वजह से फोर्स हो गया। ऐसे ही अगर आप FDC निकालते हैं, मतलब C की वजह से D पे लगने वाला फोर्स, तो क्या आएगा? KQ स्क्वायर अपान A स्क्वायर। अगर यही हम FDB निकालते हैं, D पर B की वजह से लगने वाला फोर्स, ये क्या आएगा बच्चों? Q1 देखिए B पर कितना है?
Q2 कितना है बच्चों, Q यानी कि ये भी Q स्क्वायर हो गया अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए ये A और ये एंगल कितना होगा 90, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा बच्चों, रूट में 2A, ठीक है। तो रूट 2A यानी कि अपान में रूट 2A का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 2A स्क्वायर। अब बच्चों देखिए FDC और FDA इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा। भाई FDC और FDA के बीच का एंगल कितना है, देखिए 90 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, इनके एंगल बाइसेक्टर से। तो FDA और FDC का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, F डैश, वो FDB की डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, FDB भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दो इक्वल फोर्स कहीं लगे हों तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर से जाता है। इस वजह से FDC और FDA का जो रिजल्टेंट है वो FDB की डायरेक्शन में जाएगा। तो चलिए पहले F डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो F डैश बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FDC एंड FDA। तो ये कितना आएगा बच्चों, F डैश बराबर FDC स्क्वायर प्लस FDA स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए रूट में आ गया, क्योंकि लाभ पैरेललोग्राम आप लगाएंगे, R इक्वल टू रूट में पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर स्क्वायर प्लस रूट में पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 वैल्यू 0। इसलिए जो R इक्वल टू आपको फार्मूला पढ़ाया गया था रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, लाभ पैरेललोग्राम से वही यूज किया गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आएगा, F डैश इक्वल टू, सोचिए जरा यहाँ पे, ये आएगा FDC। तो FDC की वैल्यू क्या है बच्चों, FDC स्क्वायर प्लस FDA स्क्वायर। देखिए क्या FDA और FDC बराबर थे क्या, बिल्कुल बराबर थे। इसका मतलब FDA की जगह भी FDC लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। तो F डैश बराबर आ गया √2FDC, ठीक है। अब जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो F डैश आ जाएगा √2KQ स्क्वायर अपान A स्क्वायर। बच्चों इसका मतलब डी पॉइंट पर रखे चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स, सो नेट फोर्स एट प्लस Q चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट T। डी पर जो प्लस Q चार्ज प्लेस्ड है उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, F नेट बराबर कितना आएगा बच्चों, FDB प्लस F डैश। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट F डैश है वो इसी की डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि F नेट की वैल्यू आ जाएगी, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इस वजह से ऐड हो रहे हैं। देखिए हर जगह पे लास्ट पैरेललोग्राम का यही फार्मूला यूज हो रहा, R इक्वल टू रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। देखिए जब यहाँ पे यूज किया गया था तो थीटा 90 था, A की जगह FDC था और B की जगह FDA था, तब ये चीज़ आई थी। यहाँ पे क्या है बच्चों, A की जगह F डैश हो गया अब यहाँ पे, और B की जगह क्या हो गया, FDB हो गया, और एंगल इनके बीच का कितना हो गया 0 डिग्री। तो जब सॉल्व करोगे तो R बराबर आ जाएगा रूट में, अगर A और B के हिसाब से देखते तो A प्लस B, इसीलिए इन दोनों फोर्सेस का सम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा FDB। FDB की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए ये है KQ स्क्वायर अपान 2A स्क्वायर प्लस F डैश √2KQ स्क्वायर अपान A स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों KQ स्क्वायर अपान A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो ये बचेगा 1/2 प्लस √2, या F नेट की वैल्यू मैं ये भी लिख सकता हूँ KQ स्क्वायर अपान A स्क्वायर 1 प्लस 2√2 अपान 2। ये नेट फोर्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, थ्योरी और न्यूमेरिकल का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प करेंगे फिजिक्स को आसानी से समझने के लिए। थैंक यू।